हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। आप सभी के परिवार पार्थी अकेडमी में आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए एक दमदार बैच, और इसी बैच को हम सब ने मिलकर नाम दिया है रक्षक बैच। आप सभी मेरे साथ रक्षक बैच पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। मैं मान के चलूंगा मैंने इससे जितनी भी क्लासें आप लोगों को पढ़ाई होगी, आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और आज की क्लास में आप सभी रिविजन करके आए होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास नंबर 5 से और तो क्लास नंबर 10 तक का कंप्लीट रिवीजन देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि हम कितनी भी क्लासें पढ़ते जाएंगे, यदि हम लोगों ने रिवीजन पर फोकस नहीं किया तो जितना आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ते जाएंगे उतना हमारा या मेरे द्वारा जितना भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आगे पढ़ाए जाएंगे वो पढ़ाना व्यर्थ रहेगा। हमारा फोकस इस प्रैक्टिस इसी भारतीय सेना की रक्षक प्रैक्टिस बेस में मेरा ये भी फोकस रहेगा कि मैं आप सभी की रिवीजन का भी ध्यान रखूं। तो मैं आज इस रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत करूंगा। आप सभी के सामने लगभग 60 सवाल रहेंगे, जिसके सवालों के जवाब आप सभी को देखने हैं। और जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, मैं मान के चलूंगा आप सभी इसको एटलीस्ट लिख के तो जरूर लाएंगे। जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। एक पेन और कॉपी लेंगे या अपनी नोट्स बुक लेंगे, जिसमें आप सभी प्रैक्टिस सेट जो लिख रहे हैं पहले चेक करेंगे कि आपके कितने सही जा रहे हैं। यदि आप लोगों के ज्यादा गलत जाते हैं तो फिर रिवीजन की आप लोगों को आवश्यकता है। चलिएगा, बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हमारे इसी प्रैक्टिस सेट मतलब रिवीजन प्रैक्टिस सेट 2 में और ऑथेंटिक ग्रुप में हम सभी ग्रुप में प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पढ़ रहे हैं, और ये इसी प्रकार के सवालों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा, पहला सवाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला सवाल है जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रसिद्ध सगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। मैंने कहा है मोस्ट आईएमपी पड़ेगा, पिछली बार भारतीय सेना में आया था, रिपीट होने के चांसेस होते हैं भारतीय सेना में। तो याद रहे क्या रहेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, सगाई महोत्सव के बारे में कहा गया है। आप सभी जानेंगे कि ये कहां पर है दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा मणिपुर कहां का हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर का हो जाएगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और दोस्तों अगर सामने ये पूछ लेगा कि जो मणिपुर है इस मणिपुर का जो राजकीय पशु क्या है, तो मणिपुर का राजकीय पशु क्या है दोस्तों। अगर इस प्रकार से प्रश्न बना तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सगाई। क्या है दोस्तों, सगाई। एक प्रकार की हिरण की प्रजाति का एक प्रकार का जानवर है, उसी जानवर को यहाँ पर प्रमुख रूप से उसी के नाम से सगाई महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। और वो सगाई मणिपुर का राजकीय हमें पशु भी देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। मैं मान के चलूंगा आप सभी को ये इस रिवीजन क्लास की जरूरत होगी। इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे, मैं मान के चलूंगा आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 या हम लोगों को देख के रखा है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप मैं मान के चलो, देखो आप लोगों को चेक करना है कितना आप लोगों को आता है। जो क्वेश्चन आप लोगों को आते भी है वो भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को लिख कर लाने हैं, और जो नहीं आते वो तो लिख कर लाना है। यहाँ से लेवल चेक, यार हम लोग पिछली क्लासों में इतना तरीके से हम लोग यहाँ पर याद कर पा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 25 जनवरी को। कब सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, 25 जनवरी को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है कि कब से सेलिब्रेट हम लोग आ रहे, तो 2011 से इसकी शुरुआत होती है। कब से, 2011 से इसकी शुरुआत होती है। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी के दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, दोस्तों याद रखिएगा फिल्म। कौन से क्षेत्र संबंधित है, फिल्म क्षेत्र संबंधित है। याद रखिएगा शिव समुद्रम जल या जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है, ये शिव समुद्रम वाटरफॉल किस रिवर पर स्थित है या किस नदी पर देखने को मिलेगा। तो जवाब क्या हो जाएगा कि शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ये कौन सी रिवर पर, तो जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, कावेरी नदी पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इस प्रकार से प्रश्न जो बना कि मतलब हाईएस्ट, यानी हम लोग देखेंगे हाइट के बेस पर भारत का सबसे बड़ा
जो वाटरफॉल हमें कौन सा देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा कूचिकल। आप लोगों को पढ़ाया होगा कूचिकल जो वाटरफॉल, ये जो कूचिकल वाटरफॉल है, कूचिकल वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल वर्तमान में देखा जा सकता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी के साथ भी अगर विश्व लेवल पर पूछने का प्रयास करेगा तो जवाब, तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? कूचिकल तो हो जाएगा भारत का, एटलीस्ट विश्व का कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है ये कौन सा हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एंजिल वाटरफॉल। क्या हो जाएगा? एंजिल वाटरफॉल होगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? एनडीए हर बार आता है। देखो दो चीजें याद होना चाहिए, एक तो यूपीए और एक एनडीए। कौन सा? यूपीए और एनडीए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनडीए? ठीक है, तो अगर पूछेगा तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हम लोग लिख सकते हैं राष्ट्रीय, कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन जो है हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? याद होना चाहिएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 6 को रुक करेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अब स्थानीय स्वशासन का जनक आप लोगों को याद होगा किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन। कौन को कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद होना चाहिएगा। चलो जल्दी से जवाब दो। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब होगी? तो 15 ये यहाँ पर 1872 में हुई। इस समय मेयो था। कौन था दोस्तों? जो दोस्तों यहाँ पर गवर्नर भारत का मेयो था। लेकिन भारत में जी सवाल पूछा है कि भारत में व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कब से होती है? अगर ये सवाल पूछा गया तो जवाब हो जाएगा 1881 में। कब होगी दोस्तों? 1881 में। किसके समय दोस्तों? रिपन के समय। कौन के समय? रिपन के समय। ये दोनों फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिएगा। 1872 में पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत होती है और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में व्यवस्थित जनगणना की भारत में शुरुआत होती है। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक का भी श्रेय दिया जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक का जो श्रेय दिया जाता है भारत में, आप लोगों को याद होना चाहिए वो लॉर्ड रिपन को लॉर्ड रिपन को श्रेय दिया जाता है। मान के चलूंगा ये सारी जितने 6 सवाल मैंने लिखे होंगे सभी सवालों के आप लोगों ने बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। चलिएगा 6 सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 7 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अगर ये सवाल पूछेगा, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला तो फातिमा बीवी। कौन दोस्तों? फातिमा बीवी। याद होना चाहिए। कौन दोस्तों? फातिमा बीवी यहाँ पर हुआ करती थी पहली महिला न्यायाधीश के रूप में। और अगर किसी हाईकोर्ट की पूछ लेगा, किसकी दोस्तों? हाईकोर्ट की, तो लीला सेठ। कौन दोस्तों? लीला सेठ। ये याद होना चाहिएगा। लीला सेठ मैम थी। ये मैम किसी हाईकोर्ट की, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की, मुझे अच्छी तरह याद है, वहां की बनी थी पहली महिला न्यायाधीश। और अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट की कौन थी, तो फातिमा बीवी आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा जेनेवा। कहां पर दोस्तों? जेनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड। कहां पर दोस्तों? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर जो है हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? कितने रुपए की कितनी नगद राशि यहां पर दी जाती है, ये आप लोगों को यहां पर पूछा है। देखो राजीव गांधी खेल रत्न को आज वर्तमान में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यहां पर कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा क्योंकि 2021 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया। पहला तो यही होगा कि नाम कब चेंज किया गया, तो 2021 में नाम चेंज किया गया। जब 2021 में यहां पर नाम चेंज किया गया तो खेल के क्षेत्र में, यानी खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन माना गया? सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या जिसे वर्तमान में हम लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बोलते हैं। कितने लाख रुपए की राशि? तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
अच्छा 2024 में किनको दिया गया दोस्तों? तो मतलब 2024 के जो खेल रत्न पुरस्कार थे तब याद होना चाहिएगा 4 खिलाड़ी। सर जवाब हो जाएगा 4 खिलाड़ी को मतलब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। मैंने आप लोगों को चारों के नाम लिखा है, कमेंट सेक्शन में आप सभी का स्वागत रहेगा, चारों के जवाब मुझे चाहिए, ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो सुनील गावस्कर। कौन दोस्तों? सुनील गावस्कर जी के द्वारा यह बुक लिखी गई, तो याद आप लोगों को होना चाहिएगा। चलिएगा सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित की शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है? दोस्तों मोहिनी अट्टम। कौन है दोस्तों? मोहिनी अट्टनम की कलाकार है। किसके दोस्तों? मोहिनी अट्टम की कलाकार है। यह आप लोगों को याद होना चाहिए। कनक रेले। कौन दोस्तों? कनक रेले। अब ये जो मोहिनी अट्टम मैंने आप सभी को बताया कि ये जो मोहिनी अट्टम है, ये मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जवाब हो जाएगा केरल का। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केरल का हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। केरल का क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल का हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अब यहां से आप देखिए चीजें याद करो। हम लोगों ने केरल के बारे में पढ़ा, तो केरल का एक तो मोहिनी अट्टम हो गया। कौन सा हो गया? मोहिनी अट्टनम हो गया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और एक यहां पर हो गया कथकली। क्या हो गया? कथकली हो जाता। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य, बात कर रहा हूं केवल शास्त्रीय नृत्य के बारे में। और आप सभी जानते हैं भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर जवाब आता है तो प्लीज चाहूंगा कमेंट सेक्शन में जवाब दो। केरल के हो जाएंगे। अच्छा मणिपुरी, मणिपुर का क्या हो जाएगा? मणिपुर का अभी हम लोगों ने बात किया था। मणिपुर का कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। अच्छा जल्दी जवाब दो। कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का हो जाएगा? कथक नॉर्थ इंडिया। कौन सा इंडिया? नॉर्थ इंडिया, हमारा प्यारा भारत, उत्तर भारत का नृत्य हो जाएगा। अच्छा ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का हो जाएगा? ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ओडिशा का। कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का हो जाएगा। अच्छा सवाल पूछ लेगा सत्रिया। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा असम। कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। याद होना चाहिए। अगर सवाल पूछ लिया यार भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? तो जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। TN फॉर तमिलनाडु। कहाँ यानी तमिलनाडु का क्या हो जाएगा दोस्तों? भरतनाट्यम। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होना चाहिएगा। कल ये मुझे लिखी हुई चाहिए। ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे सुन नहीं तो देख पा रहे हैं, ये पूरा मुझे शॉर्टकट में कैसे लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अपनी कॉपी में हेडिंग आप डालेंगे। 2021 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी किया गया। खेल का सबसे बड़ा 25 लाख रुपए 2024 में 4। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन, या जैसे ये पूरा सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखना क्या है? कनक रेले, और आगे इनके आगे केवल लिखना है शॉर्टकट में मोहिनी अट्टम। इतने में काम हो जाएगा। केवल इतना ही अगर आप लोग लिख पाते तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा तुमसे, आदेश दे रहा हूं मैं आप सबको। ठीक है, ये मुझे लिखा हुआ चाहिए। सवाल नंबर 11 के बाद हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 12 की ओर। और सवाल नंबर 12 है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध शख्सियत का? विंग्स ऑफ फायर ये किसकी बुक है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन के दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बुक है। आप सभी जानेंगे अब्दुल कलाम साहब की बुक है। भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। कालबेलिया। कौन सा दोस्तों? कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य की शोभा बढ़ाता है? तो कालबेलिया नृत्य की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो कालबेलिया नृत्य, ये जो नृत्य है आप लोगों को याद होना चाहिए, ये राजस्थान की शोभा बढ़ाता है। तो इस यानी सवाल नंबर 13 का हो जाएगा ये जो राजस्थान हो जाएगा। बहुत सारे वैसे विद्यार्थी थे कि सर ऑफलाइन में बहुत ज्यादा आप लोग नोट्स हमें लिखवा रहे हैं, कि इतना ज्यादा आएगा? तो मेरे भाई मेरी बात सुन, जो जितने भी स्टूडेंट मुझे देख पा रहे हैं, भाई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है या तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते? ये बताओ। ये जितनी भी चीजें पढ़ा रहे हैं ना, ये तुम्हारे फायदे के लिए पढ़ा रहे हैं। और थ्योरी क्लास अलग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे सेक्शन पूरी तरीके से अलग हो रहे हैं, रक्षक बेच अलग लॉन्च कर रहे हैं, रिवीजन पे बिल्कुल अलग है।
8 फरवरी, वो 8 से 12 फरवरी के बीच में देखिएगा भारतीय सेना के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी ताकत का तो नहीं बोलूंगा, मैं भी पॉसिबिलिटीज है कि 8 और 12 के बीच में भारतीय सेना के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आधार कार्ड या जो अपने 10th 12th की मार्क लिस्ट, जो भी आप फोटोज है, ये सभी तैयार रखिएगा। लास्ट टाइम पर ये मत भागिएगा मेरा तो आधार कार्ड अपडेट नहीं है, जो भी नाम चेंज करवाना है सब आपसे ही करवा लेना, ठीक है। अगर ये मेरी बात, अगर जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो अपने पड़ोसी पड़ोसी जो भी भारतीय सेना के फॉर्म डालेंगे उसको बोल दीजिएगा, लास्ट में भारतीय सेना इतना टाइम नहीं देगी। पिछली बार 1 महीने से ज्यादा का टाइम था, इस बार 1 महीने ज्यादा का टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अपने पड़ोसी पड़ोसी को बोल दीजिएगा, आधार कार्ड यदि मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म डालते वक्त जो भी भारतीय सेना को चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में कंप्लीट होना चाहिए। वरना हम सबने सपने तो देख लिए, लास्ट में ये पता चला कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट थे वही हमारे कंप्लीट नहीं है, तो फॉर्म नहीं डलेगा मेरे भाइयों। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, साल भर के बाद वैकेंसी आ रही, पहले सरकार ने बोला था साल भर में 2 भर्ती देंगे, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर वादा करूंगा, यदि आप कंटिन्यूसली ये क्लास पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन होने से, मैंने कहा था, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बिल्कुल यदि आप लोग बेसिक से तैयारी करना यदि चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से तैयारी स्टार्ट हो आप सभी की, तो पार्थ एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर में मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हैं। बट सवाल नंबर 13 का आंसर है कालबेलिया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 फरवरी। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 फरवरी को दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। ये सवाल 8 से 9 बार रिपीट हो चुका है। कितनी बार रिपीट हो चुका है ये सवाल? ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, इसी जनगणना सारे कितनी बार बताया आप सबको इसके बारे में। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, आयोजित किया जाता है, तो सूरजकुंड मेला। तो ये सूरजकुंड मेला कहां पर दोस्तों? हरियाणा। कहां पर दोस्तों? हरियाणा में है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये सवाल नंबर 16 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 17 पर चर्चा करेंगे। रऊफ कौन सा दोस्तों? रऊफ लोक नृत्य कहां पर है दोस्तों? तो रऊफ लोक नृत्य जो है ये कहां पर दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर का। कहां पर है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर का जो हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर कौन था? तो यहां पर गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड, याद रखिए, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये उस समय गवर्नर था जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में। कब था दोस्तों? 1942 में। अच्छा, सवाल पूछ लेगा 1857 क्रांति में कौन था दोस्तों? तो वाइसराय कौन था दोस्तों? केनिन। कौन था दोस्तों? केनिन था। याद आप सबको याद होना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल जो है हमारे पास देखने को मिलेगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द खालिस्तान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को इसको क्या किया गया? हमने भारतीय संविधान में यहां पर जोड़ा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर? अब रोजगार में समान अवसर की जो बात करता है वो आर्टिकल क्रमांक 16 करता है। कौन करेगा? आर्टिकल 16। लेकिन अच्छा, एक बात बताओ, हम लोगों ने एक स्कीम पढ़ी थी जिसका नाम था सर मनरेगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखो, मनरेगा जो योजना थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार योजना है, ये मनरेगा को 2005 में क्या किया गया था? ये जो पारित किया गया, तो 2006 में इस मनरेगा को 2000 लगभग 200 जिलों के साथ पूरे भारतवर्ष में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। और 2008 में इसका नाम बदलकर पूरे भारतवर्ष में मनरेगा कर दिया गया। क्या किया गया? मनरेगा। तो ये जो मनरेगा रोजगार है, अगर सवाल पूछा कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जाता है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 यही वो आर्टिकल है जिससे संबंधित रोजगार देते मनरेगा में। आप सभी जानते हैं कि 100 दिन का लगभग अवकाश, ये 100 दिन का रोजगार मिलता है। कितने दिन का यहाँ पर मिलता है? 100 दिन का तो मिलेगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान यहाँ पर गाया गया था?
तो 1911 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसी कलकत्ता अधिवेशन में यहां पर ये गाया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं मान के चलूंगा याद होगा। सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 22 इस प्रकार से है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में पर किया गया। अच्छा, ये मतलब किस रिवर पर किया गया? तो जवाब हो जाएगा नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर दोस्तों? नर्मदा नदी पर यह बांध का निर्माण किया गया था, याद होना चाहिएगा। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष मतलब तीसरी 5 ईयर मतलब जो पंचवर्षीय योजना थी और खासकर जो तीसरी थी वो कब उसकी शुरुआत की गई? दोस्तों याद होना चाहिएगा, ये कब देखो 1951 से लगाकर 56 तक तो पहली थी, 1956 से लगाकर तो 1961 तक दूसरी, 1961 से लगाकर तो 1966 तक तीसरी थी। यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 में यहाँ पर आयोजित की जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, अगर इन पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अविकसित पंचवर्षीय योजना थी, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना यही थी और ये पहली सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अगर इस प्रकार से इतने थोड़ा सा लेवल पर भारतीय सेना में प्रश्न बने तो आप सब याद रखिएगा, पार्थ के जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं या पार्थ के अलावा भी अगर मेरे जितने भी चाहने वाले अगर इस क्लास को देख रहे हैं, चाहने वाले तो क्या है आप पढ़ नहीं आते हो, तो जितने भी स्टूडेंट है कि भाई गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा टारगेट है 35, 40, 42 नहीं लगभग 45 सवालों का आंकड़े को टच करना। इतने सवाल बिल्कुल एक्यूरेट आप सभी के होना चाहिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 पर चर्चा करेंगे। मुगल सम्राट अकबर ने किस विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो राजा मानसिंह। कौन थे दोस्तों? राजा मानसिंह जो थे ये इनके प्रमुख रूप से सेनापति अपॉइंटमेंट किए गए थे। ठीक है, ये सेनापति थे। और आप भू राजस्व मंत्री कौन थे दोस्तों? तो राजा डोडरमल। कौन दोस्तों? राजा डोडरमल जो भू राजस्व मंत्री थे, याद होना चाहिएगा अकबर के समय। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहारों किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी हम जो नववर्ष जब नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं तो साउथ इंडिया में उसे उगादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे उगादी कहा जाता है, याद होना चाहिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास किस तिथि को मनाया जाता है? तो पहली तिथि, मतलब पहली तिथि जब होती है तब इसको चैत्र माह में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सवाल नंबर 26 पर हम लोग यहां पर देख चुके हैं। सवाल नंबर 27 पर जाएंगे और 27 हमें देखने को मिलेगा रण उत्सव कहां सेलिब्रेट किया जाता है? रण उत्सव गुजरात में। कहां पर दोस्तों? गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, एक आप लोगों का माधवपुर मेला। कौन सा दोस्तों? माधवपुर मेला। और एक आप लोगों का खेल उत्सव। कौन सा उत्सव दोस्तों? खेल उत्सव। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये सभी कहां सेलिब्रेट किए जाते हैं? आपके ये गुजरात शहर में। राजा रवि वर्मा, बेहद शानदार सवाल है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है? तो ये चित्रकार है, भारत की प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों? चित्रकार। अगर सवाल पूछेगा कि भारत में आधुनिक चित्रकारिता का जनक क्या दोस्तों? सवाल पूछेगा कि आधुनिक चित्रकारिता कौन दोस्तों? आधुनिक चित्र जो कारिता है इसका जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो भी राजा रवि वर्मा को ही श्रेय दिया जाता है भारत में आधुनिक चित्रकारिता का, याद होना चाहिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। कौन दोस्तों? अरुंधति राय मैम की यह बुक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, पूछ सकता है। सवाल नंबर 30 पर बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1961 से स्टार्ट हुई थी, 1966 तक चली थी, लेकिन 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम था स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का देहांत होता है इन प्लेस ऑफ जम्मू कश्मीर। हृदयघात के कारण, पीड़ा के कारण उनकी जो मृत्यु होती है 1964 में भारत में 1 महीने तक गुलजारीलाल नंदा साहब को भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया। 1964 में मुख्य रूप से लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे और 1964 से लगाकर 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री रहे। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो याद रखिए, तीसरी में जो रहे थे ऑलमोस्ट जो समय व्यतीत किया था वो कौन ने जो व्यतीत किया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू साहब ने व्यतीत किया था। ये आप लोगों को
यहां पर याद होना चाहिए। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए थे, याद होना चाहिएगा। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में है? तो ये है दोस्तों, कहां पर दोस्तों? कंबोडिया। कहां पर दोस्तों? कंबोडिया। कंबोडिया में है दोस्तों, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। कमेंट सेक्शन में आप सभी का जवाब चाहूंगा कि इसको किसके द्वारा बनाया गया था। सवाल नंबर हम लोग चर्चा करेंगे, सवाल नंबर 33 की। शीतल देवी का संबंध किससे है? शीतल देवी का संबंध किससे है? तो ये तीरंदाजी से। कौन दोस्तों? तीरंदाजी से ये संबंधित है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो 1968 में चिकित्सक के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सक के क्षेत्र में ये इनको दिया गया था, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चिकित्सक के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को पहला नोबेल यहां पर जो दिया जाता है भारत की तरफ से। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में? आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर मूल अधिकार की हम लोग बात करेंगे, मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मूल अधिकार में आर्टिकल 21A में है। और अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व की यदि हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल क्रमांक 45। किसमें दोस्तों? आर्टिकल क्रमांक 45। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? पाणिनि। कौन दोस्तों? पाणिनि साहब है। ठीक है। ये एक संस्कृत व्याकरण की ज्ञाता थे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सीधा हम बोलेंगे, सीधा जनता के द्वारा हम वोट कर दे। अगर हम 18 साल से हैं, ठीक है, ज्यादातर हम लोग सीधा वोट करते हैं, तो सीधा जनता के द्वारा। किनके द्वारा? सीधा जनता के द्वारा। जनता के द्वारा ही इनका क्या दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? चुनाव होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो अगला सवाल जो है, अगला सवाल है पंपास, स्टेपी, सवाना और प्रेरी सभी प्रकार की क्या है? तो ये जो पंपास सवाल पूछा, स्टेपी, सवाना या फिर प्रेरी, ये सभी दोस्तों क्या है? ये सभी घास के मैदान है। क्या है दोस्तों? घास के मैदान है। ठीक है, घास के मैदान है। नोट कर लीजिएगा, पंपास, स्टेपी, सवाना और प्रेरी। कमेंट सेक्शन में ये सभी किस देश में लोकेटेड है? ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को पढ़ाया है। आप लोग इस सवाल का मुझे जवाब देंगे। अगला जो सवाल इस प्रकार से है, वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे पर खुदाई में हड़प्पा शहर मिला था? तो यह रावी नदी के तट। कौन दोस्तों? सॉरी कहां पर था? सही, रावी नदी के तट पर। कौन से नदी के तट पर दोस्तों? रावी नदी के तट पर मिला था, याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश उड़ीसा परियोजना है। तो ये जो कई प्रकार की है, लेकिन जो फेमस जो सबसे ज्यादा आती है, पिछली बार भारतीय सेना में सवाल पूछा गया था, वो थी मचकुंड। कौन सी थी? मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना के बारे में आप लोगों को याद होगा या मैंने आप सभी को पढ़ाया होगा। नर्मदा घाटी निम्नलिखित में किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? तो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, हम लोगों ने पढ़ा था। एक कौन सी थी? एक तो थी हम लोगों को सतपुड़ा पर्वतमाला, एक सतपुड़ा पर्वतमाला थी, और एक आप लोगों की विंध्याचल। कौन सी थी? विंध्याचल जो पर्वतमाला है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए दोनों। अगला सवाल है सवाल नंबर 42 जो है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? तो महिला साक्षरता 65.46%, पुरुष साक्षरता 82.14%। ठीक है। 2011 में कितनी साक्षरता रही भारत की? तो 74.04%। 2001 में कितनी रही साक्षरता? तो 64.84%। ठीक है भाई, इतना ये बिल्कुल करेक्ट डाटा है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, पर सवाल पूछा गया है, याद होना चाहिएगा। पंचायत राज व्यवस्था का किस भाग में? भाग 9 में। 9 में मुख्य रूप से हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात कर रहा है तो वो एशिया है। किसकी बात कर रहा है? एशिया है। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है तो वो है यूरोप का। कहां का दोस्तों? यूरोप का। ये ज्योग्राफिकली बेसिकली कॉन्टिनेंट के ऊपर बातें होती रहती है। एक मिनट, मुझे लगा कि लैपटॉप ढीस तो नहीं हो गया। सॉरी, अब चालू है। देखो, किस महाद्वीप में सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात हो गई तो यहां पर एशिया है,
और सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ का है, यूरोप का। ये बातें चलती रहती है। ज्योग्राफिकल कई ऐसी डेफिनेशन आती, कई परिभाषा आती कि कॉन्टिनेंट 7 नहीं 8 है। जैसे 2 साल पहले आई थी कि जीलैंडिया जो कि न्यूजीलैंड जिसके ऊपर है, वो भारत का वो विश्व में 8वां कॉन्टिनेंट माना जा सकता है। लेकिन अभी नई थ्योरी आई है, भारतीय सेना में इतना लेवल का नहीं आता अभी। जो भी ये इन लोगों का ऐसा बोलना है कि 7 की वजह 8 6 कॉन्टिनेंट है। पहले 8 का बोला था, बोल रहे हैं 6 कॉन्टिनेंट है। इस पर नहीं जाना है, हमने पूरा थ्योरी बेसिस पर अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसको याद रखना बस, ठीक है। आगे देखो सवाल नंबर 45, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया? 4 जनवरी के दिन। कब? 4 जनवरी के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। आप सभी जानते हैं। नेपाल की आधिकारिक जो मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। क्या है दोस्तों? नेपाली रुपया है, आप लोगों को याद। और नेपाल एकमात्र ध्वज है जिसका जो ध्वज है वो त्रिकोण आकार का है। कोई भी ऐसा देश नहीं जिसका राष्ट्रीय ध्वज त्रिकोण आकार का है, इसका ही त्रिकोण आकार का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। वर्तमान में मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ये मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान होमवर्क है आप सभी का, ये भी सभी आप जवाब देंगे। कितनी बार लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है, ठीक है। लोग कैसे, सीधा जनता के द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से हम लोग बोल सकते हैं, जैसा ऑप्शन में रहे, या तो प्रत्यक्ष या सीधे जनता के द्वारा इनका सीधा चुनाव यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। यहां पर है क्या, अशोक ने किस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म, तो बैटल ऑफ कलिंग। कौन सा? बैटल ऑफ कलिंग वाला जो युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने कौन सा धर्म को स्वीकार कर लिया था? कलिंग। में अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद में आप लोगों को याद हो जाएगा। इस सवाल का जवाब मुझे होमवर्क में दे दीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लगाकर तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक का कंप्लीट रिवीजन आप सभी मेरे साथ कर चुके हैं। लगभग करीबन 120 सवाल पिछली क्लास में और आज की क्लास में मिलाकर हम लोगों ने किए। सवाल मतलब आगे नहीं है, मुझे लगता है ये 50 सवाल ही लास्ट है। तो 50 सवाल तक का कंप्लीट रिवीजन हम लोग कर चुके हैं मिलके, ठीक है। तो यार मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वैकेंसी नजदीक है, बेहद पास में, कभी भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। पिछली बार सेना ऐसा नहीं देगी फॉर्म ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, 10-15 दिन बाद फिर से फॉर्म स्टार्ट होंगे। अब जैसे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 1-2 दिन के बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी अपनी तैयारी पूरी रखो। और मैंने कहा है कि अगर और अच्छी तैयारी करना चाहते हो, कभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं और हमसे और हमारी टीम आप लोगों को फौजी बनाने के लिए तैयार है। 2025 में आप सभी के साथ ही पढ़ते हैं, उनसे पूछिएगा। देवास में यदि पार्थ एकेडमी के बारे में अगर सुनना है तो एक ही बात हम लोग बोलेंगे कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो सिलेक्शन लेकर जाएंगे भारतीय सेना में। ये फाउंडेशन रक्षक बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया, ऑफलाइन कंटिन्यूसली मॉर्निंग और आफ्टरनून बैचें चल रही है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। और जो मैंने लास्ट में सवाल जो आप लोगों को दिया है, उस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आप सभी ये कमेंट सेक्शन में दे। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और मैं मान के चलूंगा कल भी आप लोग इस क्लास को कंटिन्यूसली देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में मैं आप सभी का आज से ही स्वागत करूंगा। चलिएगा, हमने चलते हैं, मिलते हैं कल। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।